हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं कि यूनिसेफ क्या है, तो उसके बारे में पहले जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो ये इन्होंने स्पेसिफिकली बच्चों के लिए एक यूनाइटेड नेशंस का एक सेपरेटली इन्होंने एक विंग बनाया हुआ है। तो ये एजेंसी है जो यूएन के अंडर काम करती है, डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो ये इनका काम है। और ये बनी थी दिसंबर 11 को 1946 में। और इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू प्रोवाइड एमरजेंसी असिस्टेंट टू चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर जब आपको पता है कि जब हो रही थी, तो उस ज़माने के अंदर इसको बनाया गया था ताकि ये एमरजेंसी असिस्टेंस दे पाए उन बच्चों को जो वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड हैं। फिर इन 1953 इट बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द यूएन। 1953 में इसको यूएन का परमानेंट पार्ट बना दिया गया। एंड इट वाज नेम्ड रीनेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। थ्रू इट रिटेन्स द एक्रोनिम्स यूनिसेफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिसेफ है क्या। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। और ये बना था 1946 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के अंदर, ताकि ये बच्चों को इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करवा पाएँ। इमरजेंसी असिस्टेंस एज इन मतलब जो बच्चे युद्ध से प्रभावित है, तो उन बच्चों की हेल्प किसी प्रकार से करी जा सके, तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इनका मिशन जान लेते हैं। मिशन के अंदर जैसे इन्होंने कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें पीडीएफ में लिखे हुए हैं। जैसे चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड कैसे सर्वाइव करेगा और उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो जैसे हेल्थ केयर आ जाता है, उसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, क्लीन वाटर आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है। तो इन चीज़ों की बात इसमें करी जाती है जो इनके मिशन में आ जाता है। फिर उसके बाद में एजुकेशन। सो अगेन, promoting quality education and gender equality between the people, between the specifically between the child and child protection की भी बात करी गई है। addressing child abuse, exploitation and trafficking। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात करी जाती है। ये इनका मिशन है। फिर उसके बाद में emergency relief, supporting children in conflict zones, natural disasters and other emergencies। तो यहाँ पे बात करी गई है कि जो भी बच्चे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर है, जहाँ पे वॉर चल रही है, छोटी मोटी कोई लड़ाई चल रही है, या फिर कोई इसी प्रकार की कोई घटना हो रही है, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर है या कोई इमरजेंसी है, तो उस उन जगहों पर कोई इमरजेंसी रिलीफ चाहिए। जैसे इमरजेंसी रिलीफ हो सकती है फूड सिक्योरिटी उनको चाहिए, इमरजेंसी रिलीफ हो सकती है कि उनको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए। तो वो इमरजेंसी रिलीफ जो है वो ये संस्था जो है प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट है एडवोकेसी। एडवोकेसी का बेसिक मतलब होता है कि जब आप किसी के राइट को प्रोटेक्ट करते हो, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे बच्चों की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो इसके अंदर आप ग्लोबल पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हो। जो जो अलग सरकारें हैं उनको पुश देते हो कि वो इस तरीके की पॉलिसीज़ डेवलप करे, पार्टनरशिप्स डेवलप करे, जिससे बच्चों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करे जा सके। आगे चलते हैं। तो की प्रोग्राम्स एंड एरियाज ऑफ वर्क। अब इसमें हम जानते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं और कहाँ कहाँ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूनिसेफ काम करती है। क्योंकि अभी तो हमने जान लिया कि उनका काम क्या है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो अब हम जानते हैं कि उनको किस तरीके के वो प्रोग्राम रन करते हैं, कौन से एरियाज ऑफ वर्क होते हैं। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है इम्यूनाइजेशन कैंप्स टू प्रिवेंट डिजीज़ लाइक मेसल्स एंड पोलियो। तो इस तरीके के इम्यूनाइजेशन कैंप्स होते हैं जहाँ पे इम्यूनिटी फोकस करके उनको रिलीफ दिया जा सकता है। तो इस तरीके के कैंप्स चलाती है। फिर एफर्ट्स टू कॉम्बैट मल न्यूट्रिशन टू एंड इंश्योर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो भी बच्चे कुपोषित होते हैं, जिनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, तो इस तरीके से वो अलग अलग देशों के अंदर जाके अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिनमें वो बच्चों के लिए मेल न्यूट्रिशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो जो जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, स्पेशली फॉर गर्ल्स
एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वो हो गई जिनके जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर पीछे रह गई है। जैसे हमारे देश में भी काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे कुछ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी या कुछ एक ऐसी आदिवासी कम्युनिटी रहती है जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो ऐसी कम्युनिटी को हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोलेंगे। फिर उसके बाद में आता है एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर, एंडिंग प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन। तो इसके अंदर आ जाता है जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है 5 साल का 6 साल का, तो वो चाइल्ड लेबर है, तो उसको उस बच्चे को वहाँ से हटाकर उसको एजुकेशन की तरफ डालना, उसको अच्छे न्यूट्रिशन की तरफ डालना, तो वो काम करती है। फिर उसके बाद में चाइल्ड मैरिज है और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इन सब जो फॉल्स प्रैक्टिसेस है जो बच्चों के साथ होती है, उनको बचाना बच्चों को इन सब चीज़ों से। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट है सपोर्टिंग चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो यहाँ पे ये है कि ऐसे बच्चे जो वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और नेचुरल डिजास्टर्स से पीड़ित हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना, उनको बचाना और उनको आगे बढ़ाना। तो ये काम जो है, इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो यूनिसेफ ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाती है। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं कि ये सब काम करने के लिए इनको फंड कौन कर रहा है, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे फंडिंग की बात करते हैं हम। यूनिसेफ इज़ फंडेड एंटायरली बाय वॉलंटियरली कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स। तो इनके पास गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इनको पैसा देती हैं। कॉरपोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्नमेंट्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स भी हैं, तो ये सब लोग इसको फंड करते हैं। इट ऑपरेट्स इन ओवर 190 कंट्रीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 190 देशों के अंदर काम करती है। एंड टेरिटरीज थ्रू कंट्री प्रोग्राम्स एंड नेशनल कमिटीज़। तो जो भी अलग अलग टेरिटरीज़ है वहाँ पे काम करती है थ्रू कंट्री प्रोग्राम्स एंड नेशनल कमेटीज़। तो ऐसे जो नेशनल कमेटी होती है, कंट्री प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू ये काम करती है। अभी तक इन्होंने क्या अचीव करा है, उस अचीवमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो अभी यूनिसेफ हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स वर्ल्ड वाइड। तो जो भी बच्चे हैं वो छोटे शिशु होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है जन्म के साथ ही, तो उन मोर्टेलिटी रेट्स को कम करने में यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद में जान लेते हैं इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इरेडिकेटिंग डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग पोलियो केसेस। सो पैन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, इन्होंने क्या करा है, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया और उससे फंडामेंटली इनको रिलीव मिला है कि इनको जड़ से मिटाया जा चुका है काफ़ी हद तक बहुत से देशों के अंदर। उसके बाद में यूनिसेफ एफर्ट्स इन एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन हैव पॉजिटिवली इम्पैक्टेड मिलियंस ऑफ लाइफ। तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा कि इन्होंने एजुकेशन के स्तर पे काफ़ी अच्छा काम किया और चाइल्ड प्रोटेक्शन को बहुत अच्छा काम किया। और फिर पार्टनरशिप एंड एडवोकेसी, यूनिसेफ कोलैबोरेट्स विद गवर्नमेंट्स, एनजीओज, बिजनेसेस एंड लोकल कम्युनिटीज टू एम्पलीफाई इट्स इम्पैक्ट। इट्स एडवोकेसी कैंपेन सच एज फॉर एवरी चाइल्ड एम टू रेज अवेयरनेस एंड मोबिलाइज एक्शन फॉर चिल्ड्रंस राइट। तो ये एडवोकेसी है और पार्टनरशिप्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स, एनजीओज, बिजनेसेस एंड लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, और एडवोकेसी करते हैं कि आप बच्चों को इस तरीके से इन चीज़ों के राइट्स जो हैं उनके बचाए जा सकते हैं। तो ये था यूनिसेफ के बारे में। अब हम चलते हैं जो हमारी आज की वीडियो है कि किस तरीके से इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है 2024 के अंदर। हम उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या उसके अंदर बताया गया है इनके द्वारा। जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इससे पता लगता है कि देश दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। तो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो शायद आपको ध्यान से सुननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर रिपोर्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। और वैसे भी अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो आपके लिए भी ये वीडियो काम की है। तो चलिए चलते हैं जो रिपोर्ट है उसके सेक्शन के अंदर। सो इन 2024 यूनिसेफ रिपोर्टेड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ सफरिंग अमंग द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो कह रहे हैं कि जो भी बच्चे 2024 के अंदर थे उनको अनप्रेसिडेंटेड
जो भी मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ सफरिंग हुई है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, मार्किंग इट एज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग ईयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री। मतलब सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग हिस्ट्री इसी साल के अंदर रही है बच्चों के लिए। तो अब रिपोर्ट्स के अंदर की फाइंडिंग्स क्या है वो देखते हैं, अभी ऐसा क्या हो गया है। तो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। फिर इसमें लिखा हुआ है ओवर 473 मिलियन चिल्ड्रन, मोर देन 1 in 6 ग्लोबली। हर छठा बच्चा ग्लोबली नाउ रिजाइड इन एरियाज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। हर छठा बच्चा जो है वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और ये नंबर जो है हाईएस्ट है सिंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि 2024 के अंदर हर छठा बच्चा जो है वो ग्लोबली एक ऐसे एरिया के अंदर रह रहा है जहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज अराउंड 10% इन 1990s टू नियरली 19% टुडे। तो अगर हम बात करें तो 1990 से 2024 तक आने आने तक, जबकि ये रेशो था 10%। 10% बच्चे ऐसे थे जो कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, अब ये बढ़कर 19% हो गया है, हाईएस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये इसकी की फाइंडिंग्स है। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ 2023 47.2 मिलियन चिल्ड्रन हैड बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। तो 47.2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वायलेंस की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, अपने मूलभूत आधार ज़मीन से उठ के वो कहीं और गए हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है, ह्यूज, इट्स अ ह्यूज नंबर। In 2024, conflict in regions such as Haiti, Lebanon, Myanmar, State of Palestine, Sudan have led to further displacements। तो उसके बाद में कह रहा है 2024 के अंदर, ये तो डेटा था 2023 का, अब इसके बाद में 2024 के अंदर जो इन राज्यों के अंदर, इन देशों के अंदर, हैती, लेबनान, म्यांमार, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, सूडान, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है उसके अंदर इन बच्चों की और भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। अगर आप समझते हो तो इतने सारे बच्चे अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उनका कितना लॉस हो रहा होगा, कितने बच्चे रास्ते में मतलब उनकी क्या हालत होती होगी यार। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ग्रेव वायलेशंस। तो इसके अंदर ये है कि 2023 के अंदर यूएन वेरीफाइड अ रिकॉर्ड ऑफ 32,990 ग्रेव वायलेशंस अगेंस्ट इतने 22,557 बच्चे। तो इतने इतने इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए इतने बच्चों के अगेंस्ट में, डेट इज़ हाईएस्ट सिंस मॉनिटरिंग बिगिन। अब आपको समझाता हूँ कि ग्रेव वायलेशंस होता क्या है। इट्स बेसिकली unnatural behavior towards a child. What I can define it, it's an unnatural behavior towards a child which is again violent in nature। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। प्राइमरी डेटा फॉर 2024 इंडिकेट्स कंटिन्यूशन ऑफ दिस अपवर्ड ट्रेंड। तो अभी ये जो प्राइमरी डेटा 2024 का आया उसके अंदर पता लग रहा है कि ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। विथ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन किल्ड एंड इंजर्ड इन एरियाज लाइक गाजा एंड यूक्रेन। तो जो गाज़ा है, जो यूक्रेन है, वहाँ पे हज़ारों बच्चों की मृत्यु हुई है और उनको जख्मी किया गया है। तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये जो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। फिर एजुकेशन डिसरप्शंस हुई है, तो उसके अंदर बात कर लेते हैं कि 52 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के अंदर आए हैं और उनका स्कूल जो है वो छूट गया है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि 52 मिलियन बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे गाज़ा की बात करी गई है, सूडान की बात करी गई है जैसे, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो एक एक साल से स्कूल नहीं गए हैं। ठीक है, फिर जैसे स्कूल यूक्रेन है, ठीक है, कॉन्गो है, सीरिया है, तो ऐसी जगह पे तो बच्चों के स्कूल जो है बिल्कुल ही डैमेज कर दिए गए हैं। तो इस जगहों पर तो बच्चे बिल्कुल ही स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। फिर उसके बाद में आता है मेल न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, जो हेल्थ केयर है, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर है।
अब आप देखिए यहाँ पे जैसे 500,000 पीपल लिव इन 5 कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। तो 500,000 लोग तो ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर ही रह रहे हैं, राइट। इन एक्सट्रीम लिविंग इन एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी, तो जहाँ पे मतलब खाने का बिल्कुल भी कोई है ही नहीं, कि सोर्स ही नहीं है कोई, इनसिक्योरिटी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लोग रह रहे हैं। एडिशनली यहाँ वहाँ पे 40% ऑफ अन एंड अंडर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन रिजाइड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो अब आप देख सकते हैं 40% तो ऐसे हैं जिनके अंदर वैक्सीनेशन, जिन बच्चों के साथ वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है, और वो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर रह रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि वो डिज़ीज़ के साथ में डिज़ीज़ उनको लग जाए, राइट। तो और जो कॉमन डिजीज़ होते हैं वो ये होते हैं मिसल्स एंड पोलियो, ठीक है। तो अभी यूनिसेफ जितना मर्जी काम कर ले, बट जो वॉर्स हो रही हैं, जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा जो काम है वो बंटाधार हो जाता है। फिर उसके बाद में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे जो भी बच्चे ऐसे एरियाज़ के अंदर रहेंगे, ऑब्वियस है उनको वायलेंस देखने को मिलेगा, ऑब्वियस है उनके साथ सेवेयर कंडीशंस होंगी जहाँ पे वो रह रहे होंगे, मेंटल हेल्थ नहीं होगी उनकी, तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, उनको नाइटमेयर होंगे, उनके बिहेवियर अजीब होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें उन बच्चों के साथ में होती है, एंड दैट इज़ कॉजिंग द मेंटल हेल्थ इशू ऑफ दोज चाइल्ड्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट एक है, जैसे यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अभी जो है श्रीमती कैथरीन रसेल, तो इनका जो एम्फसाइज रहा है, इनका जो जोर रहा है, ही इज़ सेइंग कि वर्ल्ड इज़ फेलिंग दीज चिल्ड्रन एंड कॉल्ड फॉर डिसीजिव एक्शन फॉर अपहोल्ड देयर राइट्स एंड अडेयर टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज़ फेलिंग दीज चिल्ड्रन, तो जो समाज है हमारा, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वो फील कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि एक डिसीजिव एक्शन लेना चाहिए इन बच्चों के राइट्स को बचाने के लिए, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सो ये उनका कहना है। इसके बाद में अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी है तो आपको मैं ये पीपीटी के अंदर ये जो लिंक है, बेसिकली ये लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से अगर क्लिक करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अ, हो सका तो मैं इस पीडीएफ का भी लिंक उसी के अंदर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं आपको डाल दूँगा वहाँ पे। बाकी अगर इसके अंदर से कुछ आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।